बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही है। इन हालात में पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी एक फ़हम व तफ़हीम की फ़ज़ा कायम होना नहायत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बहुत दूरियाँ हैं और ये दूरियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमा हर रोज़ कुछ इस किस्म की बयानबाजी करते हैं जिससे लगता यह है कि आने वाले दिनों में महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के वज़ीर मियाँ शहबाज शरीफ को ख़त, इस बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को जो मौजूदा खित्ते में एक नई बदलती हुई सूरत हाल का सामना है, इसमें अमेरिका की तरफ से भरपूर हमायत का ऐलान पाकिस्तान के लिए खासा मददगार साबित होगा। लेकिन क्या दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात होने चाहिए वो हालात साजगार हो चुके हैं? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा पाई जाती है जहां शायद सोशल मीडिया एक ताकत इख्तियार करता चला जा रहा है। सियासी जमातें अपने बयानियाँ बनाते हुए, हत्ता के इदारों में बैठे हुए अफराद भी अपने बयानियाँ या अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस एतराज़ करते हैं, एतराज़ करने के बाद ख़त लिखते हैं और ख़त लिखने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है ख़त, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा उन जजेस से मुलाकात भी करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अदलिया के अंदर कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान भी करती है तो उसे तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती हुई नजर आती है। आखिर इस किस्म की शिकायत का अजाला फिर कैसे होगा, इत्मीनान कैसे होगा, सियासी जमातों के माबैन इफ़ाम और तफ़हीम कैसे पैदा होगी जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का फुकदान खासा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी दरार नजर आती है। कहा जाता है पंजाब के अंदर कोई फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है। दूसरी तरफ अभी ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो टिकट्स जारी होने हैं उस बारे में भी पार्टी के अंदर मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। कल ही बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक नया महाज खोल दिया और यह कहा कि जमात इस्लामी के साथ मामला तय पा चुके थे, वो जमात इस्लामी में शामिल होना चाहते थे ताकि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएं, लेकिन जमात इस्लामी ये प्रेशर दबाव बर्दाश्त न कर सकी। लेकिन जमात इस्लामी का रद्दअमल भरपूर तरीके से सामने आया कि बैरिस्टर गौहर के साथ ना मामला तय पाए थे, ना कोई जगह ना वक्त का तयन हुआ था। जमात इस्लामी ने वाज़ेह अपनी पॉलिसी से उनको पहले ही आगाह कर दिया था। तहरीक इंसाफ अकेले मैदान के अंदर इनफरादी सतह पे अपनी बातचीत करके तमाम सियासी जमातों के साथ महाजराई की कैफियत में पहुंची हुई है। क्या इन हालात में आने वाले दिन किसी महाजराई के खात्मे का ऐलान करेंगे या हुकूमत की परफॉर्मेंस ही इस बुनियाद बनेगी कि मौजूदा बहरान जो है वो टल सके? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मुजम्मल सोहरवर्दी साहब। इफ्तिखार अहमद साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा और कायम मुकाम अमीर लियाकत बलोच साहब, उनसे भी रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त बात कर रही है कि जमात इस्लामी दबाव बर्दाश्त कर गई, अगर दबाव था तो ये किसका था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लियाकत बलोच। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मोहसिन बेग साहब आपसे करना चाहूँगा मैं। एक सवाल उठता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्हें एतराज़ तो है कि मुदाखलत होती है, लेकिन माजी में जो पहले एक जस्टिस थे जस्टिस सदीकी, जिस तरीके से जस्टिस सदीकी के बयान सामने आ रहे हैं कि जब मेरी बात थी, जब मैंने आवाज़ उठाई उस वक्त कोई मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, हत्ता कि मैंने शादी पर बुलाया अपने बच्चों की शादी पे, उस पर भी ये जजेस आने से इसलिए इनकार कर गए कि वो मेरे मौक़िफ़ के हमायत करने को तैयार नहीं थे। आखिर हो क्या रहा है? हम देखते हैं कि एक तरफ बाज़ औक़ात अदलिया ये कहती है कि मुदाखलत की जा रही है, दूसरी तरफ अदलिया उसी मुदाखलत को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। माजी करीब में हम ये सारे वाक़यात देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त काजी फाइज ईसा के सामने जो ये सूरत हाल है, क्या अदलिया में मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो मैं ये समझता हूँ ये मुदाखलत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे जजेस में भी बहुत सारे ऐसे इनके जो इनका फेल था या जो इनके फैसले थे माजी में, और ये शुरू से ऐसा होता हुआ आ रहा है, आगे भी मेरा ख्याल में शायद कम नहीं होगा। ये जजेस को चाहिए, आज अगर ये इन्होंने ये लेटर लिखा है तो ये अपने माजी के कंडक्ट को भी जरा देख लें कि ये कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये भर्ती भी कैसे हुए। जिनको ये मुद्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो उनकी सिफारिश से यहाँ तक पहुंचे हैं।
ठीक है रजीम चेंज होगी, लोग बदल गए, इनकी लॉयल्टीज बदल गई, इनकी फेवर्स बदल गई, लेकिन माजी में भी जिन लोगों को सजा हुई, जरदारी साहब बहुत अर्सा जेल में रहे, वो किसके बिहाफ पे रहे, उनके केसेस में किसने प्रेशराइज किया, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लग गए, वो किसके कहने पे लगे, ये मियां नवाज शरीफ अंदर रहे और क्या सख्ती थी और क्या हालात थे, वो किसके कहने पे था, कौन सा प्रेशर था, उसकी तो बात कर लें। अब अगर कोई प्रेशर जैसे इन्होंने लिखा है, इनको चाहिए था लेटर में बताते कि किस किस केस में हमें प्रेशराइज किया गया। इन्होंने एक अभाम से रखा, पुराने शौकत सिद्दीकी साहब के केस का हवाला दे दिया, और जैसे आपने फरमाया कि उनको तो इन्होंने अछूत बना के निकाल दिया, और निकाला आपने और मैंने नहीं है, उस वक्त के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जजेस ने। मकसद ये है कि आपके अंदर और आपका माजी क्या है, ये 138 नंबर पे मैंने और आपने नहीं पहुंचाया है उनको। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करती हैं। तो आपका जमीन आप क्यों जाग पड़ा? आप या तो पर्टिकुलर बताए ना कि ये फैसला है। अब अगर ये इतराज पीटीआई का है जी, ये कमीशन वो नहीं मानते, या जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद से नोटिस लेके एक बना ले। देखें, वो अपीलेंट कोर्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इन्होंने जो इल्जाम लगाए उसका कुछ ना कुछ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ इन जजेस पे है। ऐसा नहीं है जज हैं तो सच बोल रहे हैं। यहाँ पे 2-4 ऐसे हैं जिनके केसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पिछले 2-3 साल से पड़े हैं करप्शन के, और बहुत सारे के ऐसे केसेस है जो वाई नहीं होती। तो मकसद ये है कि जब इन्वेस्टिगेट करना तो कमीशन ही करेगा, वो पूछेगा भी आपके इल्जाम है तो पर्टिकुलर किस केस में है और किन साहब और कौन सी एजेंसी में है। ये अभाम में रखे लेटर लिख देना और दुनिया जो है पीटीआई तो उसको एक्सप्लॉइट करेगी। मलिक साहब, इस इलेक्शन के बाद 2 चीजें होना बहुत जरूरी थी जो कि नहीं हुई। एक थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट रन करेगी, बिजनेस आगे चलेगा, बिल्कुल ठीक, वो नहीं हुआ। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, वो भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती ये गवर्नमेंट इलेक्शन करवा के हासिल क्या हुआ, वही खप वही रोला। पीटीआई स्टेबल हालात आपके मुल्क के कभी नहीं होने देगी। जो जेल में बैठा हुआ है नंबर 495, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए और ये कंट्री जो है फाइनेंशियली जिस करंच में फंसा हुआ है वहां से निकल सके। तो ये सारी जो करता धरता थे हमारे जो थिंक टैंक थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि इलेक्शन के बाद आपने हालात बेहतर करने थे या अबतर करने थे, पॉलिटिकली भी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दोनों हालात में फेल। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, जहां दलील दी जाती है कि मौजूदा जो जजेस ने जो खत लिखा, माजी में उनका कंडक्ट कुछ और था, लोग कहते हैं कि उसको भूल जाना चाहिए। अगर आज कुछ जजेज एतराज़ कर रहे हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए तो उसको टेकअप किया जाना चाहिए। माजी के वाक़यात से हम जुड़े रहेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मामलात माजी के इन जजेस से जो रिलेटेड हैं वो अलग करके इनकी मौजूदा जो इस वक्त स्टांस है उसको देखा जाना चाहिए? जी, मौजूदा ख़त को देखा जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल कमीशन है उसको मौजूदा ख़त के तनाजुर में बनना चाहिए और इसी की तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं ये साबित कर दें तो मेरे ख़्याल में अब जो हसास इदारों के जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनको घर भेज देना चाहिए, और अगर ये जायज़ साबित ना कर सकें तो इनको घर भेज देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका नतारा होना चाहिए। माजी में जो कुछ होता रहा उसकी बुनियाद पे ना इस ख़त को जायज़ और ना इस ख़त को नाजायज़ करार दिया जा सकता है। ये ख़त अब अपनी जगह मौजूद है। इससे पहले जज साहिबान ने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सच बोला है। एक ही जज हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान सच बोला, वो शौकत सिद्दीकी थे, जिसके एवज़ उनकी जजी चली गई। इन जजेस ने ख़त लिखा है, इस ख़त पर मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, शफाफ तफ्तीश होनी चाहिए। उसके बाद जो वो तफ्तीश है वो फुल कोर्ट के सामने आनी चाहिए और उस पर एक फ़ैसला होना चाहिए। अगर जज सच्चे हैं तो दूसरे फरीक को सज़ा होनी चाहिए, और अगर जज झूठे हैं तो जजों को सज़ा होनी चाहिए। मैं आसान है मुजम्मिल साहब कि हम इसको सर इल्ज़ाम लगा है, ये तो FIR वाली सूरत हाल है। मुद्दई ने साबित करना है अपना केस। मुद्दई या तो साबित करेगा अपना केस या झूठा करार पाएगा। वो ये 6 जजों की हैसियत मुद्दई की है। पाकिस्तान के निज़ाम कानून में, निज़ाम इंसाफ में मुद्दई ने अपना मुकदमा साबित करना होता है। तफ्तीश में भी उसने जाकर अपना मुकदमा साबित करना है, शवाहिद देने हैं और मुकदमे में भी देने हैं। ओनस टू प्रूव इन 6 जजों के ऊपर है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में
इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने साबित करना है। ना आप इसको कहें कि जी माजी से देखें, ना मुस्तकबिल से देखें, ना किसी चीज़ से जोड़ें। इस खत तक रहें, इन 6 जजों तक रहें, इन इल्ज़ामात तक रहें, इनकी तहकीकात तक रहें, इसके ऊपर फैसला करने दें बस। इफ्तिखार अहमद साहब, जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं कि ये जो ख़त है इस तक महदूद रखा जाए, इंक्वायरी कमीशन बने, इसका जायज़ा ले और जो जजेस इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो अपने इल्ज़ामात साबित करें। अगर इल्ज़ामात साबित नहीं होते, क्योंकि ख़त के बारे में एक उम्मी तासर ये है उसमें शायद शवाहिद नहीं है, अगर शवाहिद नहीं है तो फिर एक उम्मी राय बनाना मुदाखलत की शायद नतीजा खेज नहीं हो सकती। नहीं, सवाल ये है कि उन्होंने ख़त तो उन्होंने लिखा है ना, अब साबित तो उन्होंने करना है। आपने मैंने तो साबित नहीं करना। ये तो कोई मजाक तो नहीं है ना कि आप खत लिख दें और आप ऐसी बातों का इजहार करें उस खत में। आप साबित करें। बिल्कुल सही कह रहा है मुजम्मिल, इसकी बिल्कुल मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और ये तो जो कमीशन बनेगा वही कर सकता है, कमीशन के पास ये अख्तियार होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कमीशन पर इत्तेफाक राय नहीं होता इफ्तिखार साहब, इत्तेफाक राय तो अगर अल्लाह तबारक तआला मुझे माफ करे, अगर आप मुकद्दस तरीन हस्ती को भी इस कमीशन का सरबराह बना दें तो एक पार्टी ने कहना हमने नहीं इसको मानना, तो उस पार्टी के ना मानने के नारे की वजह से हम जो रियासत है इसको अब आगे जाने न दें, इसके मामलात को आगे बढ़ने न दें। ये तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब तो कहते हैं कि रिटायर्ड जज की बात मानेगा कोई नहीं। कौन मानेगा एक रिटायर्ड जज की? वो अली साहब कौन है? उनकी अपनी पोजीशन क्या हुई है? ये कौन साहब है? बड़े सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA हैं। ये कितने MNA हैं उनके? 92। हाँ, तो 92 की बात माने आप एक से मुतासर लगते हैं आप बड़े। मुझे क्या वजह है? खास को वजह? उनकी स्टेटमेंट आइए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट ये सुनी है कि नुमाइंदे से मिलना ही नहीं चाहिए। अब मैं उनकी भी इस बात को भी दुरुस्त मान लूं। ये अजीब पार्टी है, ये हर वक्त अपना मौका बदलती रहती है, हर लम्हे बदलती रहती है। जो उसका ये मुतालबा ना कि ऐसा बंदा लाया जाए जो इनको सूट करता हो, जो इनके मुताबिक ठीक हो, ऐसा बंदा तो आप फिर ढूंढने सारे, एक अखबार इश्तिहार दे दें और इनाम शनाम को रख दें। चलिए इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं उस ब्रेक के बाद तो बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर एक अपनी लड़ाई जारी है। कहा जा रहा है टिकट ढांडा साहब को मिलना चाहिए, बकर में नहीं मिलना चाहिए, कैंसिल हो गया। जो इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं उनके अपने अपने बयानात होते हैं। सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही एक दूसरे के बयानात को निगेट करते नजर आते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान और जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच साहब। लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया पूरा में वक्त देने का। लियाकत बलोच साहब, एक बयान सामने आया था, एक इंटरव्यू सामने आया बैरिस्टर गौहर खान साहब का, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जमात इस्लामी में हम शामिल होना चाहते थे लेकिन जमात इस्लामी प्रेशर कबूल ना कर सकी और जिस जगह का तयन किया गया था, जिस वक्त का तयन किया गया था, जमात इस्लामी वहाँ पर नहीं आई। एक बड़ा इल्ज़ाम है जमात इस्लामी के ऊपर, किसका प्रेशर था? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो सूरत हाल है उसको ठीक तरीके से नहीं पेश किया और आप भी और सब अच्छी तरह जानते हैं कि जमात इस्लामी ना किसी दबाव में आती है, ना किसी दबाव और प्रेशर के सामने झुकती है। हमारा अपने फैसलों का, मुशावरत का एक मुस्तकिल और पायदार तरीक़ाकार है और दुनिया जानती है कि भी अभी हाल ही में जब फौजी अदालतों की क़याम का मरला था उस वक्त PTI भी, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग भी सब एक पेज पर थे, लेकिन जमात इस्लामी ने मुखालफत की और हमने किसी दबाव के सामने नहीं झुके थे। इसी तरह आप देखें कि भी ये सेनेट चेयरमैन का जब एक इलेक्शन का मरला था उस मरले पर भी सब दबाव में आ गए थे, लेकिन जमात इस्लामी ने उससे इख्तलाफ किया और हम अपने इख्तलाफ पर कायम थे। तो जमात इस्लामी की ये पूरी हिस्ट्री है कि भी हम किसी दबाव के सामने नहीं झुकते। आपको याद होगा जब सैयद मुनव्वर हसन मरहूम जमात के अमीर थे, उस वक्त ISPR के तरफ से एक एलामिया और एक मुतालबा किया गया। उस वक्त भी जमात ने पूरे डट कर कहा कि भाई किसी को ये हक नहीं है कि भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस तरीके से मौक़िफ़ अख्तियार करे। तो हम समझते हैं कि भी
जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ जो बात की थी वो खुद पीटीआई की तरफ से ही राब्ता था, और बैरिस्टर गौर साहब के साथ 12 फरवरी को मीटिंग तय थी, लेकिन 4 बजे के वक्त से लेकर रात 9 बजे तक वो खुद ही तशरीफ न लाए, और फिर उन्होंने कहा कि भी अगले दिन मुलाकात होगी। लेकिन अगले दिन वो जिस जगह पर तशरीफ लाए उसके टाइम की कोई कंफर्मेशन हमें नहीं थी। मेरी फ़ोन पर भी उनसे बात हो गई थी। फिर खुद ही उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना है, तो वहाँ से वापसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया था। यानी पीटीआई खुद पीछे हट गई, आप कहना ये चाह रहे हैं जमात इस्लामी के साथ जो उनके अरकान शामिल होने थे? या फिर उनके जो एक कायद थे उन्होंने कहा कि भी जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपीके की हद तक ही हम कोई चीज़ तय कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे यही कहा था कि भी अब आपका एक तब्दील शुदा मौक़िफ़ है, इस पर जमात इस्लामी असर नौ गौर करेगी। तो बहरहाल लेकिन ये अब इसको एक इख्तलाफ की शक्ल देना ये अच्छा नहीं है, और पीटीआई ने एक फैसला किया और अपनी जवाबदीद पर किया, हम उनके फैसले का खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहसन बेग साहब, जो लियाकत बलोच साहब बात कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बातचीत हुई, फिर वो वक़्त या जो मकाम तयन करके पीटीआई की लीडरशिप बैरिस्टर गौर साहब नहीं आए, लेकिन बड़ा इल्ज़ाम था बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से कि जमात इस्लामी दबाव के तहत पीछे हट गई। लेकिन लियाकत साहब कहते हैं कि हमें सूबाई सतह पे हमारे साथ शमूलियत का ऐलान किया गया, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, हम कौमी सतह पर शामिल नहीं होंगे। पीटीआई को ये कहने की ज़रूरत इस वक्त क्यों महसूस हो रही है, जबकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं, उनके मेम्बरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हल्फ उठा चुके हैं, और पूरे जो है उनका ग्रुप इस वक्त पार्टी का पार्लियामेंट में मौजूद है? मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी और मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है लियाकत बलोच साहब, हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो सारी लॉट है पीटीआई की, ये जमात इस्लामी में नहीं आई, वरना जमात इस्लामी का तो हशर खराब होता। ये जमात इस्लामी कहाँ डांस और गाने और ये नाच गाना बर्दाश्त कर सकती थी, और जो गुफ्तगू ये हजरात करते हैं, वो जिस किस्म की बदतमीजी ये करते हैं, वो जमात इस्लामी का कल्चर नहीं है। तो शुक्र है जमात इस्लामी बच गई इन लोगों से और इनके सारे करतूतों से। इनका लीडर तो मुंह पे झूठ बोलता है और मुंह पे ही मुकर जाता है, तो वही हाल इनके वर्कर्स का भी है। जब वो कोई चीज हाथ ना आए तो ये फिर इल्जामात पे शुरू हो जाते हैं। और कमाल की बात देखिए, ये एक ऐसा कल्ट है मलिक साहब के, कमाल है। ये जो लोग अभी जीते हैं या जीत के आए हैं, जैसे भी आए हैं, इनमें से मेजोरिटी ऐसी है जो कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकती, और ये कल्ट की वजह से उनको वोट पड़ गया, और वो सूबाई असम्बलियों और माशाल्लाह कौमी असम्बली और फिर उसके बाद सेनेट में इलेक्ट हो रहे हैं। इनकी पर्सनल हैसियत में अगर आप इनको कहीं खड़ा कर दें, इनके घर के सामने या गांव में, मैं गारंटी करता हूं कि लोग इनको 10 वोट ना दें, इनके घर वाले भी ना दें। अब मकसद ये है कि आपसे कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि हर जगह एक इतना बड़ा डिवाइड है इनकी लीडरशिप में, क्योंकि सारे नए लोग आ गए हैं। वो नजरियात कहाँ गए, वो पीटीआई की फिलॉसफी कहाँ गई, वो नजरियाती ग्रुप कहाँ गया, वो आगे ही नहीं आ रहा। अभी आ गए हैं नए लोग जिन्होंने एक किस्म से आके कब्जा कर लिया। अब वो उनको की उनके लिए तो ये भी बहुत है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, फिर अभी कमेटियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। कोई कुछ मांग रहा है, अपोजिशन लीडर मांग रहा है, कोई चेयरमैन जो है वो कमेटियों के मांग रहे। मकसद ये है कि ये बात बात की बोलियां बोल रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा लाए अमल नहीं है। एक चीज को एक बंदा रद्द करता है, दूसरा बंदा अप्रूव करता है। अब अगर ये रिजेक्ट कर रहे हैं कमीशन को भी और सारी चीजों को, और ये उसी चीफ जस्टिस का कह रहे हैं कि वो करे, उस के ऊपर तो इन्होंने कहा रिजाइन करो। और जिसके पास सामने केसेस है, आमिर फारूक साहब के सामने, वहां भी इनके केसेस हैं, वहां डिफेंड करने भी जा रहे हैं, ऊपर भी कहते हैं आप रिजाइन करते। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये इमरान खान बहुत कर चुका हुआ है। सब लोगों को आपने देखा होगा हिस्ट्री में, धमकियां देना, मुंह पे हाथ फेर के कहना, नाम लेके धमकी देना उस मजिस्ट्रेट को या आईजीज को। तो ये काम ये समझते हैं कि हम डरा के, बड़के मार के, धमकी दे के, अंडर प्रेशर ला के अपने हक में फैसले चाहते हैं।
और ये जो जजेस थे, ये इनकी पॉलिटिकल, एक दो की तो पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़ी मौजूद है सामने है बिल्कुल। जिस शहर में वो है उसके साथ वाले शहर में उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री मौजूद है, उनकी लॉयल्टीज मौजूद है। हालांकि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाला शख्स, वो कोई भी हो, उसको जज के ओहदे पे नहीं बिठाना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक इन जजों का कोई, इस खत का और इन जजेस का कोई फैसला नहीं होता, इनके पास कोई केस जाना नहीं चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल है, अभी इनको कोई केस सुनना भी नहीं चाहिए खुद से। तो इनकी तो पीटीआई की तो मैं समझता हूँ कि बात नहीं करनी चाहिए। वो तो खुद एक इंतशार है, एक ऐसा चूचू का मरब्बा ग्रुप बन के आया है जिसके अंदर ये नहीं पता चल रहा लीडरशिप है कौन। और जो अडियाला में मिल के बाहर निकलता है वो एक नया बयानिया पेश करता है। तो ऐसे में तो मैं समझता हूँ इनके बातों का तो ज्यादा असर लेना नहीं चाहिए। मुजम्मल सरवर्दी साहब, ये बात जो मोहसन साहब ने कही कि जो अडियाला से निकल कर बाहर निकलता है उसका अपना ही बयानिया होता है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अमेरिका से ट्वीट किया है, सोशल टीम को मुबारकबाद दी है कि हमारी सोशल मीडिया टीम ने फैसले बदलवा दिए। यानी जो भक्कर की नशिस्त थी सूबाई असम्बली की, वहाँ टिकट जो ढांडा साहब को दिया जा रहा था वो भी तब्दील हो गया। मद्दी साहब के टिकट की जो वापसी की बात की जा रही थी लाहौर से, ये जो सोशल मीडिया टीम जो उनकी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि अपने मुखालफिन पर प्रेशर डालती है, शहबाज गिल साहब तो मुबारकबाद दे रहे हैं कि अपनी लीडरशिप के फैसले भी तब्दील करवा लेती है। ये पीटीआई ओवरसीज और पीटीआई पाकिस्तान की लड़ाई है। अच्छा, आप ऐसे समझें कि जो पीटीआई ओवरसीज है और जो पीटीआई पाकिस्तान है, ये दो अलग अलग सियासी जमातें हैं और इनके दरमियान खींचातानी और तनाव आपको नजर आएगा। आपको असद कैसर साहब और शेर अफजल मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आदिल राजा वगैरह के बारे में भी याद होगी और भी चीज़ें याद होंगी। तो ये पीटीआई ओवरसीज की जो पॉलिसी है वो पीटीआई पाकिस्तान से मुताबिकत नहीं रखती है। इमरान खान हफ्ते में 4 दिन पीटीआई पाकिस्तान के साथ होते हैं और 4 दिन पीटीआई ओवरसीज के साथ होते हैं। वो इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, वो दोनों को लेकर चलना चाहते हैं। उनको शहबाज गिल का आईएमएफ के बाहर मुजाहरा और नारे भी अच्छे लगते हैं और बैरिस्टर गौहर और उन सब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी लगती है कि उस मुजाहरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों को वो लेकर चल रहे हैं। ये आप इस हसीन इम्तिजाज को एंजॉय करें। ये दो सियासी जमातें, एक सियासी जमात की दो मुख्तलिफ विंग्स आप समझ लें, या दो जमातें मिलकर इमरान खान दोनों को चला रहे हैं। लेकिन मुजम्मल साहब ये चल कैसे मैं नहीं मानता कि पीटीआई सोशल मैं नहीं मानता कि पीटीआई सोशल मीडिया विंग कोई इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई भी ट्वीट या कोई कार्रवाई कर सकता है। जब असद कैसर ने और शेर अफजल मरवत ने आदिल राजा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया कि मैं ये ट्वीट अलीमा खान के देवर उस्मान खान के कहने पे कर रहा हूँ। तो बात क्लियर हो गई कि अलीमा खान उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सोशल मीडिया टीम आपस में, इमरान कुछ हिदायत उधर से अलीमा खान जारी करती हैं, कुछ इधर से जारी होती हैं। तो ये एक हलीम सी पक्की हुई है, आप इसको एंजॉय करें, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इफ्तिखार साहब, क्या पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में जो बनने की खबरें आ रही हैं किस हद तक दुरुस्त हो सकती हैं, और ये जो मुदलते हुए बयानात हैं तहरीक इंसाफ के अपने लीडरशिप के, ये क्या आगे जाके मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? क्योंकि अभी कुछ दिनों से कंपेन चल रही है अहमद खान साहब के ऊपर भी, वो जुडिशरी के हवाले से जो 6 जजेस का खत है उसको भी डिट्रैक करना चाहते हैं। पार्टी के अंदर बड़ी सख्त खबरें एक दूसरे के खिलाफ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी पार्टी में कोई नुकसान फौरी तौर पे होगा। और वो एक ऐसी पार्टी है जिसके लीडर को इतनी रायतें हैं और उनको उम्मीद है उनका लीडर वापस आएगा। तो जब उनको इस बात का यकीन है कि उनको इक़्तिदार में आने के मौके मिलेंगे तो वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, उतना ही झगड़ा करेंगे जितना बस दिखावे का होता है, कुछ संजीदा किस्म का झगड़ा ना है। और दूसरा कि नज़रियाती मामला ही कोई नहीं है उस पार्टी में। इख्तलाफ तो होता है कि अगर नज़रियाती पार्टी हो तो उसमें एक धड़ा दूसरे धड़े से इख्तलाफ कर सकते हैं, वहाँ पर तो नज़रियाती चीज़ है ही कोई नहीं, बिल्कुल ज़ाती चीज़ें हैं। और सावधान अगर ज़ाती झगड़े हैं तो उससे पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, 2-4 लोग मुतासर हो जाएंगे। और जिस तरह हम रोज़ देखते हैं वफाक में 2-3 लोग हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का जो उनका प्रोग्राम है वही है कि उसको आगे ले जाना। उनका टारगेट सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के निज़ाम को नहीं चलने देना। इस पर उनका सबका इत्तेफाक राय है, खा वो पंजाब में बैठे हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं, खा वो मरकज़ में बैठे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि इक़्तिदार में वापसी की जो वो अपना एक बयानिया बना रहे हैं, एक सोच रखते हैं, उसमें कामयाब हो पाएंगे? इस मुल्क में बहुत कुछ मुमकिन है। मैंने 9 मई के बाद ये सोचा था कि शायद यहाँ पे कोई तब्दीली होगी और जो लोग इस किस्म की हरकत करते हैं उनको सजा मिलेगी। और जब मैंने देखा कि उनको सजा नहीं मिल सकी और बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, उस प्रोपेगेंडे का निशाना हम भी बने। हमने भी बड़ी हमायत की कि बहुत ज्यादती कर दी, फौजी तनसीबात पे हमला कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ा जुर्म है, किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया, बेनजीर के मौत के बाद नहीं हुआ, भुट्टो की फांसी के बाद नहीं हुआ, बड़ी हमने बातें की, लेकिन क्या नतीजा निकला। उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हर चीज मुमकिन है, क्योंकि जो 2011 से खेल को चला रहे हैं वो सब पर भारी। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। कैसे मुमकिन है मोहसिन बेग साहब कि 2011 का खेल अब भी चल रहा हो, उनके जो पीटीआई के लोग हैं, एक मुकदमे से उनको जमानत मिलती है, दूसरे में पकड़े जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इजाज़त भी मिल जाना कि जिन लोगों के मुकदमात के जल्दी फैसले सुनाए जा सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, जो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, वैलिड करार तो पा गया वो मिलिट्री मुकदमात। बेसिकली तो जितने पीटीआई के लीडर थे जिनको आईपीपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाल दिया गया और वो हर मुकदमे और हर चीज से बरी हो गए और उनको उसके बाद किसी को पूछा नहीं गया, लेकिन जो वर्कर जो के जेल में गए, इन लीडरों के कहने पर उन्होंने ये सारे काम किए, यहाँ इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, वो आज तक जेल में है। उनका ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए था। और जो देखें वो कोई क्रिमिनल नहीं है, इन लोगों ने उनको वर्गलाया और वो वहां पहुंचे, क्योंकि 9 मई से पहले इनका जो बाकी लीडर है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाके एक प्रोपोगंडा कर रहा था अगेंस्ट आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट। तो उसने इतना काम जो है वो भड़का दिया हुआ था कि ये अवाम जो है वो उनके कहने पे वहां पहुंच गए। और मैं आपको एक और बात बता दूं मलिक साहब, जिन्होंने अभी 9 मई को हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी इजी हुई है कि गवर्नमेंट अपनी आ गई, 2 महकमों में फलां जनरल लग गया, इस महकमे में वहां लग गया। ये वाकया वो है जो कि मुल्क की सालमियत के लिए इतना नुकसानदेह था। और अभी भी आपने पीटीआई के लोगों को सुना होगा कि ऐसे वाकयात 9 मई वाले, क्योंकि वो दिलेर हो गए और वो आगे सजा मिली नहीं, और आधे लोग जो है वो जेलों में सिर्फ इसलिए कि वो लीडर नहीं थे, वो वर्कर थे। तो अगर आपने लीडरों को माफी दे दी तो उन वर्करों का कम से कम ट्रायल करके उनको जो भी सजा देनी थी दे के उनको रिहा होने का वक्त आ जाता। तो देखना ये है कि इसमें क्या कमजोरी थी। जी स्टे आ गया, भाई आप इसको दहशतगर्दी में जाके ट्रायल कर लें, वो भी तो कोर्ट से। तो वो डिले होने में बहुत नुकसान हुआ, लोग भी मुतनफर हुए, जेलों में जो लोग बैठे थे उनकी फैमिलीज ने रिवेंज के तौर पर पीटीआई को वोट डाला अगेंस्ट, आपको पता है किसके। तो ये सारी जो रियासत की कमजोरी नजर आई, अदारों की कमजोरी नजर आई, उसका खमियाजा मुल्क भुगत रहा है। और ये जो इलेक्शन में ये लोग जीते हैं पीटीआई के, जो भी वोट इनको पड़ा है, ये आपका ख्याल है ये इस इलेक्शन तक है? ये मिथ टूट गई कि कोई ऐसा इदारा लोगों को जिता सकता है, रुकवा सकता है। वहां बहुत नेग्लिजेंस नजर आई, वहां पे बहुत नालायकी नजर आई, और वो नालायकी मुल्क को कॉस्ट करेगी। क्योंकि यहाँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो क्या फाइनेंशियल्स आपके बेहतर होंगे, क्या बेहतरी आएगी। दूसरी साइड पे आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, अटैक्स शुरू हो गए, ये चाइनीज ने सारे बंदे ले ऑफ कर दिए, अपना सारा काम रोक दिया। ये मुल्क का नुकसान नहीं है? अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जरदारी साहब ने चाइना का विजिट करना था, वो इतने सख्त खफा है आपसे, वो काम भी प्रॉपरली नहीं हो सका। इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप नहीं ला सके, आपने डंडे मारे, उसका रिएक्शन आया, वो पीटीआई को वोट पड़ गया। तो ये पार्लियामेंट आपका ख्याल है 92-95 लोगों को और सेनेट में उनकी मेजॉरिटी होगी, ये आपको कानून साजी करने देंगे? ये जितने आपने जोकर्स इकट्ठे करके वहां बिठा दिए हैं, आप समझते हैं कि इससे आपका मुल्क बेहतर होगा? खुदा का वास्ता है यार, काम आप कुछ सही करते नहीं और रिजल्ट आप बेहतरी का मांगते हैं। मुजम्मल सरवर्दी साहब, ये इंप्रेशन क्या दुरुस्त है कि पीटीआई के लिए आने वाले दिन बड़े अच्छे हैं और मुकदमात से वो बरी हो रहे हैं, ये मुकदमात से निकल जाएंगे? क्योंकि पहले तो स्टे की बात की जा रही थी कि जिस वक्त स्टे ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि जो मुकदमात के फैसले हो सकते हैं, जो रिहा हो सकते हैं,
उनको रिहा कर दिया जाए, ये वैलिडेट करता है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ टू एन एक्सटेंट है, एब्सोल्युटली वैलिडेट नहीं करता। उन्होंने सख्त सजाएं देने से रोका है, सिर्फ बरी करने से और जो ईद तक रिहा हो सकते हैं उन तक ये रिलीफ दिया गया है, जिसको मैं भी कोई इतना जुडिशल रिलीफ नहीं समझता और मैं उसको आइन और कानून के मुताबिक नहीं मानता, क्योंकि कानून में कोई आधा रिलीफ तो होता नहीं है कि बरी वाला के लिए एक मिलिट्री कोर्ट जायज़ है और सज़ा वाले के लिए मिलिट्री कोर्ट जायज़ नहीं है। ये तो कोई कानून नहीं है ना कि अगर किसी को 6 माह कैद है तो मिलिट्री कोर्ट सज़ा दे सकती है, लेकिन 14 साल कैद की सज़ा नहीं दे सकती। तो ये फैसला तो कोई मेरी ख़ास समझ में नहीं आया कि किस कानून के तहत किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सेनेट के जो इंतखाबात हैं, इसके बाद जब पार्लियामान मुकम्मल हो जाएगी तो 9 मई के हवाले से नया कानून और आइनी तरमीम आ सकती है, जिसमें इन मुकदमात के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल की बात होगी। जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि जी मुकदमात में सजाएं नहीं हुई, द प्रोसिक्यूशन का काम चालान सबमिट करना था, चालान सबमिट है। अगर अदालतें ट्रायल नहीं कर रही हैं, अगर अदालतें जो है मुकदमात की डे टू डे समाअत नहीं कर रही हैं, अगर ट्रायल सुस्त है तो उसमें कहीं ना कहीं अदलिया भी जिम्मेदार है। अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाल सकते। हुकूमत ने तफ्तीश मुकम्मल करके ट्रायल सबमिट कर दिया है चालान। अब जुडिशरी अगर उस ट्रायल को स्लो चला रही है तो उसमें सब क्या कर सकते हैं। अगर इस मुल्क की अदलिया 9 मई को कोई सानिया मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके ख्याल में 9 मई को बहुत बड़ा सानिया नहीं है, तो इसमें मेरा और आपका तो कोई कसूर नहीं है। हम सानिया मानते हैं, जुडिशरी नहीं मानती है और वो समझते हैं कि ये मामूल का जुर्म है और जैसे बाकी मुजरमों के साथ सलूक होता है वैसे इनके साथ भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक स्पेशल कानून और स्पेशल आइन साजी की ज़रूरत है जो की जानी चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब, प्रोग्राम वाइंड अप करना है आपसे, उसके ये फाइनल कमेंट्स में चाहूँगा मैं कि क्या ये जो अदालतों से फैसले ही बड़ी रुकावट हैं या हुकूमत की जो गवर्नेंस है बेहतर गवर्नेंस करके सियासी बहरान टाला जा सकता है? गवर्नेंस ही नहीं है तो उस पर डिबेट क्या करनी है। जहाँ तक बहरान को टालने की बात है, दोस्तों का मशवरा ये है कि जो आदमी जेल में है उससे सुलह कर ली जाए और मुल्क को आगे चलाया जाए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा एक फाशिस्ट टेंडेंसी रखने वाले ग्रोह के साथ ऐसे समझौते कर लिए गए तो पाकिस्तान का वफाक जो है कि ये ज़्यादा अरसे के लिए कायम नहीं रहेगा। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।